So first of all, I am grateful to Dr. Gupta ji, Madam Sarita Singla for inviting me in this engineering college for this industry academia expert lecture. So I have prepared this lecture specially for you. आपने बुक्स जहाँ वो नॉलेज हमने काफ़ी इनको दी हुई है या देंगे, बट इनको इंडस्ट्री का एक्सपोजर वो बताना है. सो आई हैव टेलर्ड दिस लेक्चर स्पेशली फॉर यू. मैं 45 मिनट्स के करीब आपका लूँगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे और आप अपने मन की जो भी आपके जहन में हो आप खुल के मेरे से पूछना कि मैं इंजीनियरिंग क्यों कर रहा हूँ, बाद में क्या होगा, मेरे मन में ऐसा सवाल है. तो जो मेरा तजर्बा है उसके मुताबिक मैं आपको ज़रूर बताऊँगा. सो दिस इज़ 1985 व्हेन आई पास्ड आउट. 81-85 का मैं ग्रेजुएट हूँ गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से. सो दिस इज़ नाउ इन 2025 आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ 40 ईयर्स. इट इज़ माई गुड लक कि आज इंजीनियर्स डे है और उस इंजीनियर्स डे को मैं एक हिंदुस्तान की एलीट इंस्टीट्यूट पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के जो क्रीम ऑफ द कंट्री होती है उन बच्चों को संबोधन करने आया हूँ. उनके साथ रादर आज इंटरेक्शन कर रहा हूँ. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इंजीनियर्स डे. एम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन है. 1861 में वो पैदा हुए और 1962 को उनकी डेथ हुई. और विश्वेश्वरैया जी इंजीनियर के अलावा ही रिमेन्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो उस टाइम प्रिंसली स्टेट्स होती थी उसके प्राइम मिनिस्टर भी रहे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियर, जो वर्ड इंजीनियर है, इंजीनियर इट इज़ ए लैटिन वर्ड जिसका हिंदी में मतलब है कि एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति या चतुर व्यक्ति, निपुण जो आविष्कार कर सकता है और जिसमें खोज करने के उसके अंदर परमात्मा ने ऐसी चिप फिट करी होती है कि वो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता. तो उस लैटिन वर्ड से वर्ड इंजीनियर बना है. मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है वो कौन सा सेक्टर जनरेट करता है जी? तो फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सेकंड इज़ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. सो आप वो लोग हो जो हिंदुस्तान की जीडीपी में सेकंड लार्जेस्ट हिस्सा आप लोगों की योगदान से होगा, क्योंकि जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ये सेकंड लार्जेस्ट है जो कि एम्प्लॉयमेंट देता है और जीडीपी का हिस्सा जाता है. अब आप लोग सभी ने इंजीनियरिंग कॉलेज आए, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच ली. सो मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच क्यों चूज़ करी? चॉइस है जी? चॉइस है, कंपल्शन है, या कोई आप बताइए आप जी. चॉइस है. तो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है विच इज़ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ब्रांच. कभी भी जो सिविल इंजीनियर है पूरे जीवन में कभी भी भूखा नहीं मर सकता. मे बी कि उस पर लग्जरीज ना आए, लेकिन सस्टेनेबल ब्रांच है. सिविल इंजीनियरिंग सभ्यता के साथ ही आई है और जब तक सभ्यता हमारी है सिविल इंजीनियरिंग रहेगी. सो इट इज़ मोस्ट सस्टेनेबल ब्रांच. आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में हो, यू आर लकी कि आप उस ब्रांच में हो जो मोस्ट सस्टेनेबल है. एंड सिविल इंजीनियर द इनविजिबल गार्डियंस ऑफ द सोसाइटी. दे कन्वर्ट्स ड्रीम्स टू रियलिटी. जैसे आर्किटेक्ट कोई बना देता है किसी चीज़ को, उसने ड्राइंग ड्रा कर दी, तो उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है. ड्राइंग बनानी एक आसान चीज़ है, लेकिन सस्टेनेबल स्ट्रक्चर, ड्यूरेबल स्ट्रक्चर, उसको एक्चुअल शेप देनी, वो काम सिविल इंजीनियर का होता है जी. बट वन वर्ड इज जॉब सेटिस्फेक्शन. सैलरी भी ज़रूरी है, ख़ासतौर पे यंग एज में जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है. सैलरी बहुत ज़रूरी है, अच्छी सैलरी होनी भी बहुत ज़रूरी है, बट जॉब सेटिस्फेक्शन और भी ज़रूरी है. अब जिस एज पे मैं पहुंचा हूं, मैं ये महसूस करता हूं कि यार जॉब सेटिस्फेक्शन कितनी मैटर करती है. मैं अक्सर सिविल इंजीनियरिंग पे कुछ ना कुछ बातें लिख के सोशल मीडिया में उस पर डालता हूं. तो पीछे मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम था, वहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे, ही इज़ एन IAS ऑफिसर, ही इज़ ए सिविल इंजीनियर देन IAS ऑफिसर. तो मैंने उनको अपने जाके बताया सर मैं ये हूँ. कहते आई नो यू वेरी वेल.
आप इंडस्ट्री में ये काम करते हो, इस तरह के आप काम किए हैं। सो दैट इज़ द सेटिस्फैक्शन। हो सकता है मैं अगर आईटी या उस किसी और इंडस्ट्री में होता, पैसे मेरे पास ज़्यादा होते, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन ना मिलती। तो कुछ उम्र के बाद आपको भी ये महसूस होगा कि जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। नो कंट्री कैन डेवलप विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कोई कंट्री नहीं चल सकता। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कुछ भी काम करना है तो अगर भाई सड़क नहीं, वहाँ पानी नहीं है। मेरे को याद है हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि जहाँ से सतलुज एंटर करती है हिंदुस्तान में, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट खाप प्रोजेक्ट कंसीव किया। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जाके ये देखो कि स्टाफ की कॉलोनी कहाँ बनाएंगे, वो जगह ढूंढो। कॉलोनी की जगह मिल गई, वो पीने वाला पानी कहाँ से आएगा। सो फर्स्ट आदमी जो वहाँ पर पहुँचता है वो सिविल इंजीनियर होता है। मैं एक और एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैं दोहा कतर में काम कर रहा था। हम सी के अंदर एक दिन वैसे पिकनिक मनाने गए। वहाँ एक छोटा सा आइलैंड था, तो बोट लेके हम वहाँ चले गए। वहाँ पर मैंने देखा घना जंगल है, वहाँ एक सरदार जी बैठे हैं। मैंने कहा सर आप कौन? कहता जी मैं होशियारपुर से हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, हमारी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, मैं एडवांस टीम में यहाँ पर आया हूँ और ये हमने ये देखना है कि पहले रहने का इंतजाम क्या होगा, क्या आदमी रह सकता है, कहाँ से खाएगा। तो सिविल इंजीनियर वो आदमी होता है जो सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट शुरू हो वहाँ पहुँचता है जी। वो नेशन इज़ रिमेंबर्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। कभी भी आप किसी को देखना, आज भी हम अगर याद करते हैं, जैसे सर गंगाराम ने कैसे फ्लड्स एरिया थे, कैसे डैम्स बनाए, कैसे काम किया। फिर मैंने मिस्टर विश्वेश्वरैया का, जिनका जन्मदिन है, उसकी बात कर रहा हूँ। फिर आपने स्लोकम का नाम सुना है, तो इनके बारे में पढ़ना। जो भाखड़ा डैम था, भाखड़ा डैम मिस्टर स्लोकम ने, नेहरू जी इनको स्पेशली लेके आए थे क्योंकि इनकी डैम में एक्सपर्टाइज थी। सो कंट्री भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से जाना जाता है। आज अगर हम मलेशिया जाते हैं, हम वहाँ ट्विन टावर्स की बात करते हैं, दुबई जाते हैं, वहाँ हाईएस्ट टावर की बात करते हैं। तो ये सारे जितने भी वंडर्स हैं ये सिविल इंजीनियर्स के बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद ये लोग तो हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लिविंग लीजेंड। आज हम दिल्ली में अगर बात करें, अगर कोई ईज़ है, हमने तो दोनों समय देखे हैं, डीटीसी की बस भी देखी और मेट्रो भी देखी है। तो अगर आज वहाँ दिल्ली में थोड़ा सी लाइफ आसान हुई है, वो श्रीधरन की वजह से है। और देखो जब तक ये एक्टिव थे, मैं कहा 90 ईयर की एज तक इनको सरकार ने या इंडस्ट्रीज ने अलग ने कहा कि आप हमारे साथ सर्विस कीजिए। सो एक बात मैं आपको ये कहनी चाहता हूँ, आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करो। सो मैं अब आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। मैं जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया, फर्स्ट ईयर में हमारे, अब पता नहीं सिस्टम है, हमें ड्राइंग की क्लासेस होती थी। अब गुप्ता जी हैं ड्राइंग की क्लासेस? यस, हाँ। सो हमारे प्रोफेसर थे यानी गुरदीप सिंह जी, ये हमें ड्राइंग पढ़ाते थे। उन्होंने हमें ये कहा कि भाई आपने डिफ़िकल्ट, जो मुश्किल समय था वो आप पास करके आ चुके हो। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज। अब अगर आप कॉलेज में लेक्चर सुनते रहे, नोट्स बनाते रहे, आई गिव यू गारंटी कि आप 4 साल नहीं तो 5 साल में इंजीनियरिंग तो यहाँ से कर ही जाओगे। सेकेंडली ही सेड कि जी इंजीनियरिंग करने के बाद आप सबको सर्विसेज भी मिल जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को काम नहीं मिलेगा। देन उन्होंने थोड़ा फनी वे में कहा कि सर्विस मिलने के बाद यू विल गेट मैरिड इन गुड फैमिलीज आल्सो, क्योंकि तब हमारी क्लास में सारे लड़के ही थे। उन्होंने कहा जी तुहानू सोहणियां सोहणियां लड़कियां नाल तुहाडा ब्याह भी हो जाएगा। देन ही सेड आई विल बी हैप्पी बट आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड। सो हमें कोई बात समझ नहीं लगी कि जी और क्या चाहिए, इंजीनियरिंग कर गए, डिग्री कर गई, नौकरी मिल गई, शादी हो गई, और क्या चाहिए फिर। देन आई गॉट, मैं खड़ा हुआ, खड़ के मैंने उसको पूछा सर सो आप सेटिस्फाइड कैसे होगे। ही सेड कि आई विल बी सेटिस्फाइड इफ़ सम ऑफ यू इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय बिकम्स एन एम्प्लॉयर। जब मैंने नौकरी भी करी, मेरे दिमाग में एक ही टारगेट था कि ये एम्प्लॉयर बनना है। अब डे 1 को पहले दिन ही आप इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल के एम्प्लॉयर नहीं बन सकते। ना आपको इंडस्ट्री का पता होता है, ना आपको वैसे पता कि सोशल लाइफ कैसे निकलती है। सो ही वॉज माई मोटिवेशन, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि इंस्टेड ऑफ बीइंग एम्प्लॉय वन शुड बी एम्प्लॉयर, एंड वो एम्प्लॉयर आज आपके सामने खड़ा है। मैंने वर्ड एक जॉब सेटिस्फैक्शन कहा था, भी चल रहे हैं। सो बहुत बड़ी जॉब सेटिस्फैक्शन है कि यार तो मेरे साथ लग के काम कर रहे हैं, मेरे को भी चला रहे हैं और खुद भी चल रहे हैं।
एक शब्द होता है डे ड्रीमिंग। आप में से कितने लोग डे ड्रीमिंग करते हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो डे ड्रीमिंग का मतलब आप समझते हो? मैं आपको अपना किस्सा बताता हूं। मेरे को भी पहले इसका मतलब नहीं पता था। एक कंपनी थी डीएस कंस्ट्रक्शन, दर्शन सिंह नरूला, काफ़ी बड़ी कंपनी है। उन्होंने यहाँ पर पहला एबनी स्टोर के नाम से स्टोर भी खोला था। सो एक बार मैं उनका काम लिबिया में था। मेरा ख्याल मैं डिग्री के 2 साल बाद उनके पास इंटरव्यू करने गया। ही आस्क्ड मी, इंटरव्यू के बाद उसने मेरे से यही सवाल पूछा, डू यू डू डे ड्रीमिंग? मैंने कहा जी मेरे को तो बात समझ नहीं आई, क्या कह रहे हो? मेरे को थोड़ा पंजाबी में बताइए जी ये डे ड्रीमिंग। कहते आप अभी वहाँ से आए, दफ्तर के बाहर एक इम्पोर्टेड गाड़ी खड़ी थी। मैं कहा हाँ जी खड़ी थी। फिर आप ऊपर आए, आपने ये सारा मेरा महल नुमा दफ्तर देखा, ये देखा। मैं कहा जी देखा। कहता आपने ये नहीं सोचा कि ऐसा कुछ मेरा भी हो? मैंने कहा सर ये चीज़ हो ही नहीं सकती। कहता यही आपकी गलती है। सो डे ड्रीमिंग हर इंसान को ज़रूर करनी चाहिए, और डे ड्रीमिंग सिर्फ ड्रीमिंग नहीं करनी चाहिए, उसके बाद उसको अचीव कैसे करना चाहिए, उसको भी कंटिन्यूस एफर्ट्स उसको डालते रहना चाहिए। सो एक एग्जांपल मैंने इनकी बताई। दूसरी एग्जांपल, आपने ओबराय ग्रुप का नाम सुना होगा। सो नेट पे भर के देखना, मिस्टर ओबराय वहाँ पर वेटर थे, तो वो भी डे ड्रीमिंग करते थे कि यार ऐसे होटल अगर मेरे अपने हों। एंड अल्टीमेटली ओबराय चेन ऑफ होटल्स उन्होंने खड़ी करी। सो मेरी आप सबको एक सजेशन भी मान लीजिए कि डे ड्रीमिंग जरूर करनी चाहिए। आपको जो एक बेसिक क्वालिफिकेशन और इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन आपके हाथ आ गई है और ब्रेन्स आपके अंदर हैं, दैट इज़ वाई यू गॉट एडमिशन इन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। चिप आपके अंदर बहुत अच्छी फिट हुई है, हार्ड डिस्क आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन अब आप इसको एक्सप्लोर और इसको आगे चलाना ये आपका काम है। सो मस्ट डू डे ड्रीमिंग। देन जैसे मैंने कहा कि डे ड्रीमिंग करी, देन अब मेरे पास चैलेंज ये था कि सिविल इंजीनियरिंग में एम्प्लॉयर का काम करना है, एम्प्लॉय नहीं रहना। बट अब सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड बहुत वास्ट है। ब्रिजेज़ में जाएं, हाईवेज में जाएं, वाटर सप्लाई में जाएं, सीवरेज में जाएं, डैम्स में जाएं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में जाएं। सो बड़ा वास्ट फील्ड था। तो मैं 1 बाय 1 अपने ट्राई करता गया। हर एक फील्ड की कोई ना कोई कमी होती थी। जैसे मैं शुरू में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में गया, हाउसिंग में गया, वहाँ मैंने देखा कि साल 2 साल बाद प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, 2 साल बाद फिर उठो जी। हर आदमी सोचता है कि मेरी शादी होगी, बच्चे हो गए, मैं बच्चे को स्कूल रोज़ शिफ्ट करता रहूँगा। सो अल्टीमेटली ये करते करते मैंने देखा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो जैसे भाखड़ा डैम बना, ये 15 साल कम से कम प्रोजेक्ट चलते हैं। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में मैंने अपना कैरियर सोचा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक में जाते हैं। आई ज्वाइंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। मैंने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ सोशल लाइफ ही नहीं है। वो प्रोजेक्ट जंगलों में होते हैं। मेरा सोशल लाइफ भी होनी ज़रूरी है। सो ये काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। फील्ड कैसे सिलेक्ट किया जाता है ये आपने अब देखना है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का कौन से फील्ड में जाऊँ। देन फील्ड होने के बाद फिर उसमें प्रोफेशन क्या करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लाइन आपने सेलेक्ट कर ली, मैं उसमें किस लाइन में जाऊँ। अब जहाँ तो है जी मैं कंट्रैक्टरशिप कर लूँ, कंपनी बना लूँ अपनी, जिसमें काफ़ी सारा पैसा है, मार्जिन ज़्यादा है, क्योंकि प्रॉफिट इज़ प्रोपोर्शनेट टू प्रोडक्शन। अगर आपकी प्रोडक्शन कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा। सो आप उस लाइन में जा सकते हो। जैसे मैंने शुरू में ये ट्राई किया, लेकिन बाद में मैंने देखा दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, कि मैं कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जा सकता। डिज़ाइनर है, कंट्रैक्टर है, सीईओ। तो अल्टीमेटली फिर मैंने, क्योंकि कंट्रैक्टरशिप में मैंने ये बात देखी कि पैसा होना ज़रूरी है, आप किसी भी तरीके से पैसा इकट्ठा कीजिए, लेकिन पैसे के साथ साथ थोड़ा सा आपको कनिंग होना भी ज़रूरी है कि अगर आपको पीछे से पेमेंट नहीं मिली तो अगले वाले को कैसे गोली देनी है कि वो काम भी करी जाए और पैसे भी ना मांगे। तो वो अब हमने जो बेसिक इंजीनियरिंग पढ़ी थी, हमें ये प्रिंसिपल बताया गया था, ये प्रॉमिस होता है, ये प्रॉमिस पूरा करना है। सो मैंने कंट्रैक्टरशिप करी, नहीं कामयाब हुआ उसके अंदर। देन आई थॉट कि अब क्या करूं। तो उसमें यही था कि मेरे पास इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, मैं इंजीनियर हूं, टेक्निकली बातें जानता हूं। दैट इज़ वाई आई अडॉप्टेड टू बी ए कंसल्टेंट। सो मैंने कंसल्टेंसी शुरू करी। तो कंसल्टेंसी में अब मेरे को 25 साल हो गए कंसल्टेंसी करते हुए। सो मैंने ये देखा कि वो जो इशू था कि लोगों के पैसे देने हैं, बैंक से लोन ले लिया, कर्जा ले लिया,
कंट्रैक्टरशिप में तो ऐसे था कि सुबह तक डीजल का इतना बिल आ जाता था कि मैं अपना घर भर सब बेच दूँ, डीजल के पैसे नहीं दे सकता मैं। सो दैट इज़ वाई आई ऑप्टेड फॉर कंसल्टेंसी। 25 साल से अब मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर बिजनेस में कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में भी कंस्ट्रेंट्स हैं। अब जब मैं अपनी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, ये अपने आप में आपको एक दिशा देगी। जो मेरे साथ हुआ वही मैं आपको बता रहा हूँ। जब फिर मैंने ये देखा कि जी अपना बिजनेस करना है, बिजनेस कोई भी करना हो, इवन ये कंसल्टेंसी भी करनी हो, आई वॉज मैरिड एट दैट टाइम, कि जी रोटी चाय पानी कुछ उसके लिए तो पैसा चाहिए। देन फिर मैंने देखा कि राइट वे में, इट इज़ अनफॉर्चुनेट टू से कि मैं हिंदुस्तान में रह के अगर ईमानदारी से करके कुछ पैसे जल्दी जल्दी इकट्ठे कर लूँ, इट वाज डिफ़िकल्ट। दैट इज़ वाई आई वेंट अब्रॉड। मैं बाहर फॉरेन कंट्री में, गल्फ में गया। वहाँ लगभग 3 टाइम दी सैलरी थी, यहाँ के सिस्टम भी थे, मैंने सिस्टम लर्न किए वहाँ से और कुछ पैसे इकट्ठे करके लाया। तो मेरे पास बफर इतने के पैसे हो गए थे कि मैंने ये देखा कि मैं अगर कंसल्टेंसी शुरू करता हूँ तो अपने स्टाफ की 1 साल की सैलरी मेरे पास है। सो दिस इज़ हाउ मैं उस जो चैलेंज था उसको ओवरकम किया जी। मैं 1985 से 2000 तक इंडिया एंड अब्रॉड, मैंने जैसे आपको बताया इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ब्रिजेज, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, टनल, फ्लाईओवर, गैस पावर, सभी तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने काम किया। अलग अलग डेजिग्नेशन के ऊपर ट्रेनिंग इंजीनियर ज्वाइन हुआ था, एज ए जनरल मैनेजर मैं नौकरी छोड़ी। उसके बाद मैंने कंसल्टेंसी शुरू करी, 2000 से कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। इसमें हम DPR डिज़ाइन, हाईवे, ब्रिजेज, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का मैं सेफ्टी एडिटर भी हूँ और इंडियन रोड कांग्रेस का मेंबर हूँ, कंसल्टिंग एसोसिएशन का मेंबर हूँ, लोकल कमिश्नर ऑफ हरियाणा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जब उनके कोई टेक्निकल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो एक टेक्निकल आदमी को अपॉइंट करते हैं। इसी तरह से हाई कोर्ट भी जब कोई डिस्प्यूट हो उसमें टेक्निकल मैटर है तो टेक्निकल आदमी अपॉइंट कर दिया। तो हाई कोर्ट के भी कुछ केसेस एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट मेरे पास आते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सारे वो काम हैं जो आप लोग भी फ्यूचर में कर सकते हो। कंपनी के बारे में मैंने आपको बता दिया, जनरल हाईवे एंड इंफ्राकॉन। लगभग 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर हाईवेज़ की हम प्लानिंग डिज़ाइन हम कर चुके हैं और अबाउट 100 ब्रिजेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो एक मैंने चैलेंज की आपको बात बताई थी, आई ऑप्टेड फॉर ए कंसल्टेंसी। देन कंसल्टेंसी में भी किस लाइन में जाना है। सो कंसल्टेंट की फ़ीस इज़ परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट फ़ी। तो मैंने ये देखा कि हाईवेज़ और ब्रिजेज लीनियर लेंथ होती है। आज की डेट में अगर 4 लेन आपने हाईवे बनानी है, इट कॉस्ट अबाउट 10 to 15 करोड़ रुपीज़ 1 किलोमीटर। सो कंसल्टेंट की फ़ीस प्रोपोर्शनेट टू उसके फ़ीस है। तो अगर आप बिल्डिंग 10-15 करोड़ की लो, 10-15 करोड़ की बिल्डिंग बनाने में मेरा ख्याल मैडम 2 साल लोग लगा देते हैं। ये 1 किलोमीटर रोड अगर आप सभी तरह की चीज़ें जोड़ के चलो तो इवन इन 1 डे 1 किलोमीटर रोड कंप्लीट हो जाती है। 10 करोड़ का काम 1 दिन में भी हो जाता है। तो फीस उसकी प्रोपोर्शनेट है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये देखा कि अभी अब तो PMGSY आने के बाद हम काफ़ी लिंक हो चुके हैं कि हम अभी लीनियरली भी लिंक नहीं हुए। लास्ट हाउस हैज़ नॉट बिन कनेक्टेड। सो स्कोप हाईवेज में इतना था और अब भी है कि हमें अभी लीनियरली जाना है। देन एक्स डायरेक्शन हुई, देन वाई डायरेक्शन में जाना है। हमारी रोड 2 लेन है, 2 से 4 लेन होनी है। हिमाचल में या बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी नेशनल हाईवेज भी 2 लेन है, 2 से 4 लेन होनी है, 6 लेन होनी है, कुछ हो रही हैं। देन वी हैव टू गो इन जेट डायरेक्शन आल्सो। जैसे आप फॉरेन कंट्रीज में देखते होंगे, मलेशिया में 4 स्टोरी 5 स्टोरी वो हाईवे जा चुके हैं। तो उस डायरेक्शन में भी हमें जाना है। हमें अभी कुछ जगह पर ही सिंगल स्टोरी गए हैं। सो सिविल इंजीनियरिंग जैसे मैंने कहा सस्टेनेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है। आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके बाद डिस्ट्रक्शन भी आप लोगों ने ही करनी है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बन जाएंगे कुछ साल बाद उनको डिसमेंटल भी करना है। इतने बिजी एरिया में बने होंगे, वो उनको तोड़ना भी आसान काम नहीं होगा। वो भी सिविल इंजीनियर ही बता पाएंगे कि इसको कैसे, कहाँ से इसका वीक पॉइंट है, कैसे ये इजीली डिसमेंटल हो सकता है। सो आई चोज हाईवे इंजीनियरिंग ड्यू टू दिस वेरी रीज़न कि लीनियर लेंथ है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, कंसल्टेंसी भी प्रोपोर्शनेटली मिलेगी। बट इसके साथ फिर एक और चैलेंज भी आया। जैसे ही मैंने हाईवे इंजीनियरिंग को एज ए कंसल्टेंट प्रोफेशन अडॉप्ट किया तो मेरे को जो नॉन लोग थे वो पूछने लगे कि जी हाईवे में कौन सी इंजीनियरिंग होती है। आई टोल्ड देम कि सर क्रस्ट डिज़ाइन होता है, क्रस्ट डिज़ाइन करना होता है। ये आपको 2000 की बातें बता रहा हूँ। तो कहता है जी क्रस्ट डिज़ाइन तो ऐसे है कि जितने सरकार पैसे देती है उतना माल डाल दो,
अगर कम पैसे आए हैं तो बिटुमन क्लियर कम डाल दो, ज़्यादा आए हैं ज़्यादा डाल दो, अगले साल पैसे आएंगे और डाल दो, डिज़ाइन तो फिर देन आई टोल्ड हिम कि सर इसमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होते हैं। देन ही सर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में जहाँ पर आपको गांव वालों ने ज़मीन दे दी वहीं पर सड़क बनानी है तो आप ज्योमेट्रिक क्या करोगे? मैंने कहा सर हॉरिजेंटल कर्व डिज़ाइन होता है। कहते हैं उसमें तो एक रस्सी पकड़ो ऐसे खींचते हो, देखो भी ठीक है हाँ भी ठीक है, वहाँ पर कर्व रख दो। तो उस टाइम जब मैंने 2000 में एज ए कंसल्टेंट हाईवे में काम शुरू किया तो लोगों के पास ये ऐसा दिमाग में कंसेप्ट भी नहीं था कि हाईवे में भी कोई इंजीनियरिंग नाम की चीज़ होती है, जबकि आज की डेट में हाईवे में ही मैक्सिमम, हाईवे और ब्रिजेज में ही मैक्सिमम इंजीनियरिंग है। सो ये मैं कुछ चैलेंज आपको बता रहा हूँ। हमने आई फील ऑनर टू इन्फॉर्म यू करतारपुर साहब जो कॉरिडोर बना है वी वर द पर्सन जिनको पिक चूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था एंड वी डिज़ाइन दैट कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर की जो मैंने आपको अभी एक बात बताई, जॉब सेटिस्फैक्शन। सो आप में से काफ़ी सारे लोग पंजाब से, कितने लोग हैं जी? सो पंजाब में या स्पेसिफिकली जो सिख रिलीजन के साथ अटैच्ड हैं, तो मैं भी, मेरी एजुकेशन जो स्कूल में हुई है, हम गुरुद्वारे के स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ एक अरदास करते हैं तो उसमें एक शब्द बोलते होते हैं कि जिन्ना गुरु धामां नूं सिखां तो विछोड़िया गया है उन्हां दे खुले दर्शन दीदार दा बल बख्शना। किन्ने लोगों ने सुनी है जी गल है? सुनिया ना जी। सो मैं भी उस अरदास करता हुंदा सीगा ते मैनू ये महसूस होया कि परमात्मा ने हुणे मेरी ड्यूटी लगाई है कि हर रोज़ किन्ने लखां करोड़ां लोग जिहड़े ने रोज़ अरदास करते हैं कि सानू वो दर्शन दीदार दा बल बख्शो। तो हुण परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लगाई कि भी वो रस्ता दी प्लैनिंग ते डिज़ाइन तू करनी हैगी है जिहदे लई लोग अरदास करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द जॉब सैटिस्फैक्शन। मैं इन एडिशन टू दिस माई प्रोफेशन आई हैव ए पैशन आल्सो। शुरू में हर आदमी का एक प्रोफेशन होता है कि हर आदमी अपनी लाइवलीहुड के बारे में सोचता है कि यार मेरे को रोटी खाने के लिए पैसे हो जाएं, मेरा घर बन जाए, जब बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ क्या हैं कि वो हो जाएं। जब आदमी के पास वो चीज़ हो जाती है देन फिर वो कुछ ना कुछ वो अपने पैशन को फॉलो करने की कोशिश करता है। सो आज से 7-8 साल पहले, 10 साल लगा लीजिए, मैंने सोचा कि प्रोफेशन के साथ साथ मैं अपने पैशन को भी फॉलो करूं। सो उस पैशन को फॉलो करने के लिए मैंने एक संस्था बनाई, सिविल इंजीनियर्स अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर, जिसके अंदर हम चंडीगढ़ में सिविल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्री अकेडमिया में जो गैप है उसको कैसे फिल किया जा सकता है उसमें काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। उसमें काफ़ी सारी हमने ट्रेनिंग वर्कशॉप, ये जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, ये हमने करी हैं। और ये जितनी भी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं लगभग 300 के करीब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे। ये प्री कोविड की बातें हैं, कोविड के बाद अब हम ऑनलाइन करते हैं। एंड ये सभी ट्रेनिंग वर्कशॉप लोग मेरे को आके पूछते थे, दीज वर सिंगल हैंडेडली फाइनेंस्ड बाय मी, किसी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती थी। सो आई यूज टू होल्ड दीज वर्कशॉप्स। हाँ, उसमें जैसे प्रोफेसर डॉक्टर गुप्ता जी हैं, ये लोगों का सहयोग जरूर होता था। इन्होंने ये कहना कि जी हम भी अपना लेक्चर देने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके वहाँ आएंगे। जैसे TTI है, TTI ने कहा जी आप हमारा लेक्चर हॉल यूज़ कीजिए, ऑडिटोरियम यूज़ कीजिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट जो कि मैं अपना पैशन फॉलो करता हूँ। देन उसी पैशन में जैसे मैंने कहा कि कोविड से पहले हम ऐसे कॉन्फ्रेंसेस करते थे, फिर वेबिनार आ गए, वेबिनार के बाद कोविड आ गया, तो कम्युनिकेशन कैसे करें। तो ये मेरे अंदर गुदगुदी रहती है कि यार मैं अपने प्रोफेशन के बारे लोगों को जोड़ूं, बताऊं। तो मैंने 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, हाईवे इन्फॉर्मेशन ग्रुप एंड ब्रिज इन्फॉर्मेशन ग्रुप। प्रदीप गुप्ता जी जानते हैं, ये दोनों हमारी सिविल इंजीनियरिंग के एलीट ग्रुप्स हैं जिसमें लोग रिक्वेस्ट करके एंट्री लेते हैं। और इन ग्रुप्स के अंदर सिर्फ टेक्निकल बातें ही जो रेलेवेंट होती हैं वो डिस्कस करी जाती हैं। सो मैं अपना लगभग 1.5 से 2 घंटे समय रोज़ इन ग्रुप्स को सीधा सच्चा करने, उसके डाटा को बैकअप रखने, उसमें लगाता हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे हाउ आई फुलफिल माई पैशन। इसी तरह से मैं कुछ सिविल इंजीनियरिंग पे ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, ये मेरे ब्लॉग की साइट है। और रिसेंटली हमने अपनी बात को लोगों में पहचाने में, क्योंकि नया तरीका जो अभी आया है दैट इज़ यूट्यूब में आपकी टॉक्स हैं, तो ये गैंट टॉक नाम से हमने एक पॉडकास्ट शुरू किया है। गैंट स्टैट्स फॉर, पंजाबी में गैंट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, एंड दिस गैंट स्टैंड्स फॉर जनरल हेल्दी एंड इंटेलेक्चुअल टॉक्स। इसी जैसे आपने आज मेरे को यहाँ बुलाया, इसी तरह से
आईआईटी ने इन्होंने अपनी एक रिव्यू कमेटी बनाई थी जिसमें 3 प्रोफेसर अलग अलग आईआईटी से आए थे एंड आई वाज द इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। सो उन्होंने कैसे उसको जो एवेल्युएशन होती है उसके लिए मेरे को बुलाया। इस तरह से मैं काफ़ी सारे संस्थाओं में जाता रहता हूँ एंड आई फुलफिल माई पैशन दैट वे। कम टू अवर रियल पॉइंट अबाउट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सो कॉलेज में जो भी हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल टेस्ट हमें सारा कुछ बताया जाता है और फील्ड में अब जाते हैं तो दैट इज़ अवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब मैं कुछ आपके साथ अपने एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। प्रैक्टिस विदाउट थ्योरी इज़ अनसेफ। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस पता है, थ्योरी आपको नहीं पता, ये घातक है, सीरियसली अनसेफ है। इसकी आपको एग्जांपल मैं दे के बताता हूँ आपको। ये लालडू में एक नाहर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। सो उन्होंने उनके क्या था कि ये जो ड्रेन है, ये ड्रेन वो बनाते थे, साथ में 4 लेन रोड थी एंड उनके हैवी लोड्स मूव करते थे। हर साल उनकी ये ड्रेन की वाल गिर जाती थी क्योंकि वो उनमें से सिविल इंजीनियर कोई नहीं था, टेक्सटाइल के थे, जनरल मैनेजर थे, वो कहते इसको और पक्का कर लो, ये और पक्का कर लो। सो दिस वाज माय फर्स्ट कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट। दे एंगेज्ड मी एज ए कंसल्टेंट। तो आई टोल्ड देम कि सर मैं आपको एक सोल्यूशन दे दूंगा इसका, बट माई फी विल बी 25,000 रुपीज़ और ये फ़ी मैं एडवांस लूँगा। आई वॉज अवेयर कि इनको जब मैंने बता दिया फिर ये कहेंगे तो बड़ी छोटी सी बात थी जी। सो दे पेड मी 25,000 रुपीज़। तो रीज़न क्या था कि ये देखो इस तरह से 45 डिग्री में प्रेशर जाता है। सो मैंने उनको सोल्यूशन ये दिया जी कि आप ऐसे कीजिए कि ड्रेन को थोड़ा शिफ्ट कर लीजिए, छोटी कर लीजिए और साथ में एक फुटपाथ क्रिएट कर दीजिए। जब फुटपाथ क्रिएट हुआ तो उनकी कोई भी दीवार नहीं गिरी, वही दीवार वर्क कर गई। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि ये छोटी सी थ्योरी की बात थी, लेकिन क्योंकि कॉलेज में मैंने सुना था कि प्रेशर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, 45 पे जाता है तो उसकी इस तरह से डायग्राम बनती है। मैंने उसको यूज़ करके उस समय 25,000 रुपया आपने ये समझो कि 1 घंटे या 2 घंटे की मेहनत के कमाए जी। इसी तरह से प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीटिंग में हम कुछ केबल्स डालते हैं। तो कुछ केबल्स तो वो हैं जो हमने अल्टीमेटली यूज़ करनी होती हैं, कुछ हम उसमें डमी केबल्स डालते हैं कि किसी वजह से सेफ्टी के लिए कोई केबल वर्क ना करे, कोई इशू हो जाए तो हम डमी केबल को यूज़ कर लेते हैं। होशियारपुर में मैं एक प्रोजेक्ट बंगीचो पे हम प्रोजेक्ट बना रहे थे। हमने ये शटरिंग लगा के कास्ट इन सिटू गर्डर थे, कास्ट कर दिए। कास्ट किए हुए अभी 5-6 दिन हुए थे। तो जैसे इन दिनों में नॉन सीजनल फ्लड्स आए जा रहे हैं, इस तरह से वहाँ फ्लड आ गया जी। एंड रात को 11-12 बजे बारिश शुरू हुई। आई वॉज वरीड। मैं उठ के गया, मेरा फोरमैन भी वहाँ गया। फोरमैन वॉज वेरी एक्सपर्ट। मैं कहा यार अब क्या करेंगे? तो उसने कहा जी हम डमी केबल्स को खींच देते हैं। मैडम आप समझते होगे इस बात को कि डमी केबल खींच देते हैं। मैं कहा उससे क्या होगा? कहता सर ये हॉगिंग हो जाएगी, इसमें ये फिगर में दिखाया गया है, ये हॉगिंग हो जाएगी, शटरिंग का जो है रिलीज हो जाएगी, इवन शटरिंग हिल भी जाए, वाश भी हो जाए, हमारा स्ट्रक्चर अब 7 दिन हो गए हैं, सेल्फ सपोर्टिंग है। सो वो डमी केबल्स को हमने रात को स्ट्रेस कर दिया जी और हमने देखा वाकया वो शटरिंग को छोड़ गई हैं। एंड सुबह जैसे होता है सारी एडमिशन इकट्ठी हो गई जी, डीसी भी आ गया कि जी क्या हुआ। और हम तो सुबह 6 बजे गए थे वहाँ से, तो उन्होंने बड़े गुस्से हुए कि जी कैसे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, घर सोए बैठे हैं, इधर फ्लड आए हुए हैं। फिर मेरे को उनके आदमी ने आके उठाया। मैं कहा देन आई टोल्ड देम कि सर नो नीड टू वरी, ये हमारा प्रोजेक्ट सेफ है। दे सेड हाउ? मैंने कहा हमने डमी केबलें खींच दी हैं। थ्योरी में हमें ये पता था कि डमी केबल होती है, इससे हॉगिंग हो जाती है, बट थ्योरी हमें कहीं ये नहीं अलाउ करती कि 28 दिन से पहले केबल्स को हम खींच सकते हैं, लेकिन मजबूरी थी। एंड अल्टीमेटली ये केबलें खींची, ब्रिज सुरक्षित रहा, बाद में इसके सारे टेस्ट हुए। सो दिस इज़ द सेकंड एग्जांपल जो मैं आपको बतानी चाहता हूँ कि कैसे थ्योरी प्रैक्टिस के दौरान हमें हेल्प करती है। फिर एक और आपको बात बताता हूँ। कुछ लोगों ने अपने घर बनाए होंगे, जब बनते देखे होंगे, तो हम शटरिंग करते हैं। शटरिंग में सबसे ऊपर हम इस तरह से एक चैनल लगाते हैं, इस तरह से ये जो चैनल ये नज़र आ रहा है ये। सो अब हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं हमें ये चैनल ये दिया हुआ है, इसकी आई वैल्यू हम कैसे निकालेंगे आप बताइए जी? 50/100 या D/B है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई अबाउट x एक्सिस? सो आई विल टेल यू, I is BD³ by 12. B is the width, D is the depth.
तो अगर एक्स एक्सिस के दौरान आपने आई की वैल्यू लेनी है जो BD³/12 है, जैसे इस केस में इट इज़ 416 सेंटीमीटर रेज़ टू द पावर 4। सो ये अब हमें थ्योरी में बता दिया गया कि आई ही जिस आप एक्स एक्सिस के दौरान अगर आई ज़्यादा है तो वो फोर्सेस बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा ले पाएगा। सो ये हमें पढ़ा दिया गया, हमें पता है। अब फील्ड में क्या होता है, फील्ड में इस चैनल को इस तरह से ना लगाकर उस तरह से लगा देते हैं। नज़र आ रहा है आपको ये जो एरो मैंने मार के दिखाया है? तो इसमें होता क्या है, आई की वैल्यू जो है 104 सेंटीमीटर 4 है, लगभग आप ये समझिए 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। बट जब आप फील्ड में जाते हो तो आपको पुराने जो फोरमैन है वो कहेंगे सर ऐसे ही होता है क्योंकि हमने शटरिंग प्लेट को सपोर्ट देने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। उनको ये नहीं पता कि आई की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो दिस इज द प्लेस वेयर इंजीनियरिंग प्लेज ए रोल। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। आपने घरों में या कई जगह कैंटिलीवर देखे हैं, अपने कैंटिलीवर जिसको लोग छज्जा भी बोलते हैं। तो कैंटिलीवर में जो डिज़ाइन किया जाता है इसमें टेंशन फेस ऊपर में होता है। जनरली जो बीम में टेंशन फेस नीचे होता है, टेंशन का रीइंफोर्समेंट नीचे डाला जाता है, ऊपर वाला कंप्रेशन फेस होता है, वहाँ नॉमिनल रीइंफोर्समेंट होता है। तो ये कैंटिलीवर में टेंशन फेस ऊपर होता है, रीइंफोर्समेंट ऊपर डाला जाता है। तो ये हमारा यमुनानगर में एक प्रोजेक्ट था, तो इस तरह से उसमें हमने आगे MS की रेलिंग दी थी और ऊपर इस पॉइंट के ऊपर ब्रिक वर्क भी दिया हुआ था। तो हमारे क्लाइंट ने क्या किया कि उसने MS की रेलिंग की जगह ब्रिक का पैरापेट बना दिया और ये आगे ब्रिक का पैरापेट बना दिया और इसके ऊपर ब्रिक वर्क नहीं किया। अल्टीमेटली यहाँ पर ये एक क्रैक आना शुरू हो गया। सो जो फील्ड के लोग थे उन्होंने कहा जी क्रैक आ रहा है, क्रैक आ रहा है, जल्दी से इसको आगे से सपोर्ट कर दो। तो उन्होंने ये पाइप जो स्टील पाइप था वहाँ पर इरेक्ट कर दिया। अब जैसे ही वहाँ स्टील पाइप लगाया इसकी तो प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई। इट वॉज ए कैंटिलीवर स्ट्रक्चर, ये सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर हुआ और ये पाइप लगाते ही धड़ाम से नीचे गिर गया। सो ये अगर आपको थ्योरी नहीं पता तो प्रैक्टिस आप, आम आदमी यही कहता है जुगरा जुगरा जी इसको सपोर्ट लगा दो जी। सो दिस इज़ वन मोर एग्जांपल जहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि थ्योरी प्रैक्टिस में कैसे काम आती है जी। इसी तरह से हम जब हाइड्रोलिक्स पढ़ते हैं वी कैलकुलेट द डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज के लिए हम वाटरवे फिक्स करते हैं। W=C/√Q कैचमेंट एरिया। और अब इसमें आपने वाटरवे, मान लीजिए कि आपने 100 मीटर वाटरवे आ गया, देन यू आर टू डिसाइड कि मैं 100 मीटर स्पैन कैसे दूं। तो कोई कहता है 3 स्पैन कर लो, 4 स्पैन कर लो, बट यू आर टू सी द ग्राउंड फिजिबिलिटी आल्सो कि 100 मीटर मैंने कैसे देना है। ये तो नहीं कि 10-10 मीटर के 10 स्पैन दे दूं, हो सकता है कहीं वो भी चल जाए। सो ये इसकी एक लाइव एग्जांपल उन्होंने यहाँ 3 स्पैन बना दिए विदाउट बॉदरिंग फॉर इट कि ये कैसी सिचुएशन पे है, और अल्टीमेटली जो हुआ वो ये आप इस वीडियो में देखिए। 100 मीटर स्पैन दिया लेकिन 3 स्पैन कर दिए, और काफ़ी सारे हिमाचल में ब्रिजेस इसी वजह से रुड़े कि उन्होंने ये प्रैक्टिस नहीं देखी कि ये इसमें एक्चुअल कितने ट्रीज वाश होके आएंगे या कितने बोल्डर्स आएंगे। सो दिस इज़ रिगार्डिंग वन मोर एग्जांपल। एक एग्जांपल आपको और दूंगा। हम यहाँ राहों रोड के ऊपर, राहों लुधियाना रोड पे एक ब्रिज बना रहे थे। वहाँ पर सतलुज में हमने पिछले 40 साल का डाटा निकाल के देखा तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पिछले 40 साल से ब्रिज चल रहा था। हाइड्रोलिक स्टडी के मुताबिक 717 मीटर ब्रिज की रिक्वायरमेंट थी। विद ऑल स्टडीज टेकिंग द इरिगेशन डिपार्टमेंट इनटू कॉन्फिडेंस, हमने 717 मीटर का ब्रिज वहाँ प्रपोज कर दिया और कंट्रैक्ट अवार्ड हो गया जी। कंट्रैक्ट अवार्ड होने के बाद वहाँ पर जैसे इस साल फ्लड्स आए हैं, फ्लैश फ्लड्स आ गई। उसमें हुआ क्या कि जिस तरफ हम सॉलिड फिल कर रहे थे इस तरफ दरिया उधर चलने लग गया जी, और इस तरफ सारी सॉलिड फिल का दरिया बंद हो गया। देन इट वाज टू बी डिसाइडेड कि अब क्या किया जाए। हो सकता अगले साल फिर रिवर्स हो जाए। सो फिर हमने थ्योरी और प्रैक्टिस को कंबाइन किया। अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड कि बैंक टू बैंक इसका हम ब्रिज बना दिया जाए। सो दिस इज, ये भी सब एग्जाम्पल एक्चुअल हैं जो हमारे इम्प्लीमेंट हुई है। ये अब जो ब्रिज वहाँ बन के तैयार हो गया जी। फिर इसी तरह से एक रिवर रावी है, अभी आप अखबारों में पढ़ भी रहोगे, पाकिस्तान बॉर्डर के साथ टच करती है। मकौड़ा एक जगह है, मकौड़ा का पत्तन, हमारे कुछ गांव उस तरफ पड़ते हैं, वहाँ रावी और उज इकट्ठी होती है, इसका कन्फ्लुएंस पॉइंट है। सो वहाँ के पुराने फीचर देखते हुए उन्होंने 900 मीटर का ब्रिज यहाँ डिज़ाइन किया था,
और 900 मीटर ब्रिज का ही सब कुछ उन्होंने एस्टीमेट लगा के गवर्नमेंट से पैसे भी ले लिए। देन आई वाज एंगेज्ड एज ए कंसल्टेंट। सो मैंने उसका हिस्टोरिकल डाटा गूगल की इमेजरी से देखा, तो मैंने देखा कि 100 साल पहले जो दरिया था वो इस जगह पर भी चलता था और ये रावी इस तरफ थी। देन फिर हमने सारा डाटा लेके वी सजेस्टेड ए ब्रिज ऑफ इंस्टेड ऑफ 900 मीटर इट वाज 1606 मीटर। शुरू में उनको दिक्कत आई, देन दे एग्रीड। नाउ इस फ्लड्स को देख के दे आर हैप्पी कि इट वाज ए राइट डिसीजन। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट कि सिविल इंजीनियर को फील्ड में विजुअलाइजेशन, आंखें और कान और दिमाग खोल के काम करना पड़ता है। कभी भी आप ब्रिज का अगर आपको काम मिलता है, जहाँ किसी भी आप एज ए इंजीनियर जाते हो, कंट्रैक्टर जाते हो, कंसल्टेंट जाते हो, मस्ट डू ए साइट विजिट। वहाँ की साइट विजिट जरूर कीजिए, वहाँ का मुआयना कीजिए, लोगों से इंटरेक्शन कीजिए कि सर यहाँ कैसे होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। इसी तरह से रोपड़ में ये एक सतलुज के ऊपर ब्रिज बना, एसपी सिंगला ने बनाया, जो रोपड़ का बाईपास है आईआईटी के पास। सो इसमें जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हमने डेप्थ ऑफ वेल फिक्स करी हुई थी। सभी वेल उस डेप्थ पर चले गए थे, लेकिन 3 वेल हमारे रुक गए, वो लगभग 5 मीटर कम थे, वो आगे सिंकिंग नहीं हो पा रही थी। देन इशू वाज कि जी क्या करें। देन फिर हमने इंजीनियरिंग कैलकुलेशन करी, हमने कहा जी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन दोबारा करवाइए। हमने देखा जो वहाँ क्ले थी इट वाज हाईली कंसोलिडेटेड क्ले लाइक ए रॉक। सो देन फिर इंजीनियरिंग वाइज डिसीजन हुआ कि ग्रिप लेंथ सफिशिएंट है जी, लेट अस प्लग इट ओवर हियर। सो ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ आपको, जब ग्राउंड पे फील्ड में आप प्रैक्टिकली कहीं रुक जाते हो देन थ्योरी वर्क्स। सो थ्योरी एंड प्रैक्टिस बोथ गो साइड बाई साइड। से एक एग्जांपल बस और आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर तांगड़ी में हम एक ब्रिज बना रहे थे, दिस वाज एन एग्जिस्टिंग ब्रिज, इस साइड में एग्जिस्टिंग ब्रिज था, इसके पैरेलल ही ये दूसरा ब्रिज बनाना था। हमने वेल की डेप्थ उसी तरह से रख ली, और जब हम इस ब्रिज को इस लेवल तक, फाउंडिंग लेवल तक पहुँच गए, हमने रात को देखा कि यहाँ से सैंड ब्लोइंग शुरू हो गई है, यहाँ से सैंड आती है, ये जगह नीची हो गई और इसके अंदर भरनी शुरू हो गई है, और अल्टीमेटली ये यहाँ हल्की हल्की सेटलमेंट शुरू हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन में हल्ला हो गया कि जी पुराना ब्रिज भी गिर जाएगा, आर्मी की डिफेंस लाइन थी ये। देन अल्टीमेटली वी वर कॉल्ड एंड आई एंड वन एक्सपर्ट मिस्टर लोक बॉम्बिंग वी वेंट देयर। तो हमने सोचा जी इसका क्या किया जाए, अगर सैंड को निकालते हैं तो और सैंड आ जाती है सैंड ब्लोइंग में। देन फिर हमने जो इंजीनियरिंग फार्मूला की सैंड की डेंसिटी वाटर से 1.8 टाइम्स के करीब होती है, तो हमने कहा जी इसको 2 टाइम्स ऑफ डी इसमें वाटर भर दीजिए और सैंड को निकालना शुरू कर दीजिए, साथ साथ में पानी डाले जाओ ताकि इसका वेट प्रेशर बैलेंस हो जाए। वो प्रेशर बैलेंस हो गया, देन सैंड को निकाला, हमने बॉटम प्लग कर दिया। तो ये मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कैसे थ्योरेटिकल नॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको पढ़ाई जाती है वो फील्ड में कैसे काम आती है। ब्रिजेस का डिज़ाइन करते हैं, स्कावरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। वैसे आपको पता होगा स्कावरिंग। सो हमारे ख़ास तौर पे जो चक्की रिवर है पठानकोट के पास, इसमें एक तो लीगल माइनिंग है, इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा है। तो हम स्कावर डेप्थ एक फार्मूला के साथ निकाल लेते हैं, उसके बाद ब्रिज डिज़ाइन कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि ग्राउंड पर फील्ड में विजिट जरूर करनी चाहिए, तो मैंने वहाँ विजिट करी, मैंने देखा कि कुछ पेड़ों के अंदर छुपाकर एक मशीन खड़ी है। आई आस्क्ड द जेंटलमैन, मैंने कहा जी आप ये मशीन क्यों? कहता है जी हम रात को यहाँ से सैंड निकालते हैं। मैं कहा कितनी सैंड निकाल लेते हो? कहता है जी 50 फुट के करीब, 12-13 मीटर। तो मैं कहा फिर वो फिल कैसे होती है? जब सब फ्लड्स आते हैं ये भर जाती है। सो इट मीन्स 13 मीटर वहाँ पर मैन मेड स्कावर है। हमारी जो थ्योरेटिकल स्कावर थी वो 4-5 मीटर आ रही थी, 13 मीटर मैन मेड स्कावर थी। सो वाइल डिजाइनिंग द ब्रिज वी कंसिडर दैट मैन मेड स्कावर आल्सो। उसकी हमें काफ़ी रेजिस्टेंस फॉलो करनी पड़ी कि जी खर्चा बढ़ गया, वेल नीचे चला गया, बट अल्टीमेटली दे एग्री टू इट एंड नाउ दे आर हैप्पी कि हमने मैन मेड स्कावर कंसिडर करी। हमारा वो ब्रिज आज भी इंटैक्ट है। जो अप स्ट्रीम पे चक्की पे ब्रिज बना था वो वॉश आउट हो गया बिकॉज उन्होंने मैन मेड स्कावर कंसिडर नहीं करी। सो दीज आर आल्सो वन ऑफ द पॉइंट जहाँ पर आपको प्रैक्टिस का ध्यान रखना है। इसी तरह से आपने देखा होगा जो फ्लाईओवर की अप्रोचेज वगैरह होती हैं, हम वहाँ पर ड्रेनेज स्पॉट देते हैं। ड्रेनेज स्पॉट बेसिकली होते हैं कि पानी आए और उसमें सबमर्जेंस ना हो, पर आपने देखा होगा वहाँ चिड़ियाँ ऐसे घोंसले बना लेती हैं और ड्रेनेज स्पॉट में से मटेरियल निकाल के उसमें से मिट्टी निकलती रहती है। तो हमने सोनीपत में किया इंडिजिनस डिज़ाइन, बताया कि यहाँ इसके आगे आप कौल लगा दीजिए ताकि पक्षी उसमें से वो निकाल लेना जी। फिर एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, मैं एक इंडस्ट्री में काम कर रहा था, वहाँ पर जैसे ही हम फाउंडिंग लेवल के ऊपर गए तो वाटर टेबल ऊँचा था, वहाँ दलदल की स्थिति बन गई।
अब अगर हम काम को वहाँ छोड़ते हैं तो बाकी की भी दांग गिर के वो हमारी एक्सकेवेटेड पिट बंद हो जाएगा। उसके एडजेसेंट हमारी फैक्ट्री एग्जिस्ट करती थी। नाउ व्हाट टू डू, देन हमें पढ़ाया गया था कि अगर ऐसा कोई केस हो तो कंसोलिडेशन करने के लिए अगर हम पाइलिंग कर दें तो सॉइल की कंसोलिडेशन हो जाती है। अब पाइलिंग की हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है, तो मेरे पास वुडन बल्लीज थी जिसके साथ हम अक्सर शटरिंग का काम करते हैं। मैंने वो बल्लीज ली और उस बल्लीज को हम इसी तरह से उसमें गाड़ते गए और वो सॉइल कंसोलिडेटेड होगी। कंसोलिडेशन होने के बाद हमने इमीडिएटली वहाँ पीसीसी ले कर दी और हमारा प्रोजेक्ट। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द पॉइंट कि हमें थ्योरी को ग्राउंड में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फिर कई बार हम ये बातों को ध्यान नहीं रखते जी। थ्योरेटिकली आपको पढ़ाया जाएगा कि 5.5 मीटर 5.5 मीटर क्लियर हाइट रखनी होती है, तो लोग कहते हैं क्या ज़रूरत है, 4 मीटर का तो ट्रक होता है, बस होता है, ये इंजीनियर ऐसे फालतू रखते हैं। ये दोराहा में एक इंसिडेंस हुआ था, आपने कुछ लोगों ने सुना होगा, 10 लोग मर भी गए थे। ये गैस का टैंकर वहाँ पर फंसा और लीक हो गया। अगर ऐसे केस में मान लो कि टैंकर फंसा, हाइट कम है, तो इमीडिएट प्रिकॉशन आप क्या लोगे, क्या करोगे जी वहाँ से टैंकर को निकालने के लिए? यानी आप अपना दिमाग लड़ाइए जी, क्या क्या करोगे? टायर प्रेशर, दैट दे डिड। उन्होंने टायर का प्रेशर रिलीज किया, उतनी हाइट कम होगी और टैंकर को निकाल लिया। बट फर्स्ट पॉइंट पे जो ये था कि वो हाइट जो है उनको प्रॉपर रखनी चाहिए थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कंक्रीट हम बनाते हैं, जैसे M25 कंक्रीट लीजिए, इसमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300 kg पर क्यूब मीटर दिया हुआ है। अब हम सीमेंट कंटेंट क्यों डालते हैं सीमेंट उसमें जी? कुछ आपको कोई आइडिया, सीमेंट क्यों डालते हैं जी? हैं जी? बाइंड करने के लिए, और टेक्निकली हम बोलते हैं कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए। सो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाए, जिसको हम क्यूब टेस्ट के साथ टेस्ट करते हैं, सो उसके लिए 300 kg पर क्यूब मीटर मिनिमम सीमेंट कंटेंट दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि आपने फील्ड में काम किया और आपने देखा कि 280 kg से मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितनी रिक्वायर्ड है उससे थोड़ी ज़्यादा भी आ जाती है। सो शुड आई गो इन फॉर 280 kg और गो विथ 300 kg ओनली? बताइए जी आप। 280, यस। और कोई सवाल जवाब जी? यस। हमने भी जब अपना कैरियर शुरू किया हमें भी यही लगा कि यार इट इज़ ए नेशनल वेस्टेज। 200 अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड M30 है, मेरी M35 आ जाती है, तो ये 20 किलो पर क्यूब मीटर सीमेंट क्यों ज़्यादा डालूँ? देन फिर मैं आई वेंट टू एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन हु वाज आल्सो इंजीनियर, जिन्होंने कोड लिखा था। मैंने कहा सर ये आप सीमेंट एक्स्ट्रा क्यों डालते हो? देन ही एक्सप्लेन्ड मी कि एक तो होती है स्ट्रेंथ, सेकंड वर्ड इज ड्यूरेबिलिटी, कि उस स्ट्रक्चर ने 100 साल चलना भी है, कंटिन्यूस ड्राइंग वेटिंग होनी है। तो उसको केटर फॉर करने के लिए, उसके जो पोर्स भरने के लिए हमें कम से कम फाइनेस्ट मटेरियल सीमेंट, तो कम से कम 300 किलो सीमेंट चाहिए, इसलिए मिनिमम दिया, चाहे फ्लाई ऐश ऐड करके कर लो, बट पोर। तो ये कंसेप्ट फिर मेरे को वहाँ से क्लियर हुआ। सो इसी तरह से आपके पास भी चैलेंजेस आएंगे जब आपको एज इंजीनियर, आज जैसे इन्होंने कहा, आपको लगेगा यार 280 kg ठीक तो कह रहा है, तो क्यों 300 किलो सीमेंट डालना चाहिए? तो इसलिए आपको थ्योरी की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, कोड्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जिस भी कोर में जाओ, एक मेरी सजेशन आपको और है, जो भी लाइन में जाओ उसकी आपको अपनी निच क्रिएट करनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं मेरे को आता क्या है, कि जी मेरे पास डिग्री है, मेरे पास M.Tech है, दैट इज़ फाइन, पर आपकी निच क्या है? सो ये एक एग्जांपल मैंने आपको और बताई। इसी तरह से मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 450 kg हमारे कोड्स में दिया हुआ है, तो अगर ज़्यादा डाल दें और मजबूती हो जाएगी। सो आपको पढ़ाएंगे ये, इसमें जितना सीमेंट कंटेंट ज़्यादा होगा उसमें हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस होते हैं, वहाँ श्रिंकेज क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग यू मोर स्ट्रेंथ, वो स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। दैट इज़ वाई उन्होंने मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो है वो 450 kg इसमें फिक्स किया। ये सारी बातें आप याद रखना, आपको फील्ड में काम आएंगी। इसी तरह से हमारे क्या है कि जी जगह जगह पेडेस्ट्रियन के एक्सीडेंट हो रहे हैं जी, फुट ओवरब्रिज बना दो, फुट ओवरब्रिज बना दो। तो जहाँ देखते हैं कि जहाँ हो रहा है, जहाँ आपने देखा होगा GT रोड पे बहुत फुट ओवरब्रिज बने हुए हैं, और उस फुट ओवरब्रिज के ऊपर जहाँ भिखारी बैठे हैं, जहाँ कैटल्स बैठी हैं, उसका कोई यूटिलाइजेशन। तो ये भी फील्ड में आपने ध्यान रखना है कि जहाँ हम प्रोविज़न दे रहे हैं, जैसे क्यों नहीं होते, ये 2 लेन रोड है,
और फुट ओवर ब्रिज बना दिया। अब बताओ कोई आदमी फुट ओवर ब्रिज से पार करेगा जी? उसको 7 मीटर सड़क है, वो पहले ऊपर चढ़े नीचे जाए। सो ये इंजीनियरिंग नेग्लिजेंस है। उसी तरह से ये चंडी मंदिर हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये फुट ओवर ब्रिज बनाया, आपने देखा होगा। और फुट ओवर ब्रिज जहाँ लैंड हो रहा है वो जंगल में लैंड हो रहा है, वहाँ से उतर के कौन जाएगा? सो ये लाइव एग्जांपल है। ये कुछ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग डिसीजन ले लेते हैं, इंजीनियर शुड पुट देयर फुट फॉरवर्ड की जी, ये गलत है। इसी तरह ये फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, देखो लोग नीचे से सारे पार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यहाँ मीडियन को क्लोज ही नहीं किया गया। सो आपने इंजीनियरिंग के साथ साथ इन बातों का भी ध्यान देना है कि अगर हम, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में शायद नहीं पढ़ाई जाती, जब आप इंजीनियरिंग करके जॉब करने लगते हो तो आपको सॉफ्ट स्किल्स आनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली उसमें वर्ड आती है डिप्लोमेसी, कि जी आपको पता है कि सामने वाला पॉलिटिशियन है, पॉलिसी मेकर है, और ये जो बात कह रहा है गलत कह रहा है टेक्निकली, पर आपने उसी टाइम उसके मुंह पे कह देना कि जी मैं बात तो ठीक कह रहा हूँ, आपको क्या पता इंजीनियरिंग तो मेरे को आती है। सो दिस इज नॉट डिप्लोमेसी। इसकी एक लाइव एग्जांपल आप बता रहा हूँ। पिछले दिनों में लोग जो अखबार पढ़ते हैं, एक हिमाचल मिनिस्टर अनुरुद्ध सिंह बुक फॉर असल्टिंग NHI ऑफिसर। इसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। इसकी मैं आपको एक दो बैड एग्जांपल, एक दो अच्छी एग्जांपल दोनों बताता हूँ आपको। माई सन गौरव, ही सिटिंग ओवर हियर, इसने BSc BTech करी, MSc लंदन से करके आया। मैंने बिजनेस में आते ही इनको ये कहा कि आप अब थोड़ी मार्केटिंग और कम्युनिकेशन चीज़ सीखो। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के ऑफिस में गया, वहाँ IES करके एक यंग लड़का, 3-4 साल का एक्सपीरियंस था। हमारी कोई पेमेंट का इशू था, आई सेंट हिम कि आप जाके इसको, तो उसने जैसे ही ये वहाँ गया, सो उसके आगे चेयर पड़ी थी, इसने चेयर खींच के सोचा कि मैं बैठ जाऊँ, नो, उसने कहा आप खड़े खड़े बात कीजिए। ही सेड भाई कि ये आप खड़े खड़े बात कीजिए ना, इट इज़ माई ऑफिस। ने कहा जी हमारी पेमेंट का इशू है। कहता आप बाहर क्लर्क को क्यों नहीं मिलते? इसने कहा जी क्लर्क से सॉर्ट आउट नहीं हुआ, दैट इज़ वाई आई हैव कम टू यू। ही सेड आप कागज़ आप लोग पूरे नहीं करते, बाद में मेरे पास है। सो दिस वॉज ए बैड करेक्टर। सिमिलरली मैंने ये एक दूसरी एग्जाम्पल दी है जो उसके उल्ट है। मिस्टर AK श्रीवास्तव, ही हैज़ रिटायर्ड एज डायरेक्टर ADG, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। नो, ही इज़ एडवाइजर टू NHI. He was chief engineer at that time. Same chap Gaurav, he went there for some project of Punjab. तो जो पंजाब गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर थे, उनको ये महसूस हुआ कि यार ये यंग लड़का है, ये चीफ इंजीनियर को कहाँ कन्विंस करा पाएगा। उन्होंने कहा जी आप बाहर बैठिए, हम जाके उसको DPR को चेक कराते हैं। अब श्रीवास्तव जी टेक्निकल बात पूछते थे, टेक्निकली नॉलेज अच्छी थी इनकी, तो वो जो भी पूछें वो बाहर आया करें, इससे पूछ के जाया करें, फिर उसको बताया करें। उन्होंने कहा यार आप बाहर क्यों जाते हो? कहते ये हमारा कंसल्टेंट बाहर बैठा। कहता उसको फिर अंदर बुलाइए, जब आपको खुद पता नहीं, सब उसी से पूछना है। उन्होंने इनको बुलाया। फिर उसमें जैसे जो हायर पोस्ट पे या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होता है, खासतौर पर मिनिस्ट्री में, वो कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। तो इसने कहा कि सर आप जैसे को हम कर देंगे, बट जो आप कह रहे हो ये कोड के अगेंस्ट है, हमारी साइट कंडीशन के अगेंस्ट है, वहाँ पर ये लॉन्ग टर्म वर्क नहीं करेगा। देन जो कंसर्न्ड इंजीनियर थे, दे वर वेरी एंग्री। उन्होंने इसको ऐसे कूनी मारी कि यार हमारा प्रोजेक्ट रुक जाएगा, तू चीफ इंजीनियर को चैलेंज कर रहा है कि आप कोड के। उसने कहा भी कोड भी तो हम ही बनाते हैं। देन ही सेड सर आप बनाते हो, फिर इसको बदल दीजिए। या आपने लिखा है कि RS वाल की हाइट इतनी रखनी है, इतनी नहीं रखनी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड कन्विंस्ड। उन्होंने लंच ब्रेक हुई, उन्होंने बाकियों का ये आप जाइए, इस लड़के को यहाँ बैठे रहने दीजिए। उन्होंने इसका लंच भी मंगाया। देन ही अप्रिशिएटेड हिम कि यार आज हमें बहुत अच्छा लगा, किसी यंग चैप ने आके हमें चैलेंज किया कि जी आप गलत कह रहे हो, क्योंकि हम तो कभी एडमिशन में लगे रहते हैं। अब ये बातें जो आज आप बता रहे हैं, ये भी मेरे को पहले दिन पता लगी हैं। सो इस तरह से अच्छे अफसर भी होते हैं, लेकिन कुछ दूसरी तरह के अफसर भी होते हैं। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल और डिप्लोमेसी, एक एग्जांपल बस आपको और दूंगा, वो आपके पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की है। यहाँ से मिस्टर हुसन लाल जी IAS से रिटायर हुए, अभी स्टेट PWD के, पंजाब PWD के चीफ सेक्रेटरी थे, यहीं के ग्रेजुएट है, मेरे ख्याल 1983 बैच है उनका जी। मेरा एक केस था, मेरा नीचे से जब इट वाज नॉट गेटिंग सॉर्टेड आउट,
Then I complained to Secretary PWD B&R. He invited me. पर चांस जो लोग मेरे को तंग कर रहे थे वो भी पहले आके सेक्रेटरी साहब के रूम में बैठ गए. सो आई सेंट हिम ए स्लिप कि सर आई वांट टू डिस्कस यू अलोन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ दीज पीपल. उन्होंने ही एग्री टू दैट. उन्होंने उनको 5-7 मिनट में फ्री किया. ही हर्ड मी फॉर 15 मिनट्स विद हिज फोन ऑन साइलेंट मोड. अब वो सिविल इंजीनियर था और IAS था, तो 15 मिनट के अंदर ही वॉज एबल टू जज कि ये इस आदमी की पीड़ा क्या है. और उन्होंने मेरी बॉडी लैंग्वेज उसको सबको पढ़ लिया. वो समझ गए कि यार इसको जो है डिपार्टमेंट के लोग तंग कर रहे हैं. देन ही आस्क्ड मी कि आप चाहते क्या हो. मैं कहा सर मैं सबसे पहले तो मेरी रुकी हुई पेमेंट ये मिलनी चाहिए. सेकेंडली मैंने डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता दिया. दिस इज़ हाउ ग्राउंड पे लोगों को जो बुद्धिजीवी हैं उनको तंग किया जा रहा है. दिस यू आर टू सी. एंड दैट जेंटलमैन मेड इट श्योर कि जी मेरी 100% पेमेंट हुई और जितना वो हो सके थे वो रिफॉर्म भी डिपार्टमेंट में करके गए. एंड वो स्टूडेंट आपके पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का था. सो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई. आप भी इस तरह के स्टूडेंट बनो जी. सो एक्सपीरियंस फिल्स थ्योरी गैप्स. जो थ्योरी में गैप रह जाते हैं वो भर देती है. प्रैक्टिकल जजमेंट प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज, इट इज़ ए सेफ इंजीनियरिंग. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. सो एडवाइस टू स्टूडेंट, डू नॉट मेमोराइज इक्वेशन अंडरस्टूड द. जब तक आप विजुअलाइजेशन नहीं करते कि यार ये बेंडिंग हो रही है, इधर को मुड़ रहा है, विंड प्रेशर लग रहा है, तब तक आपको सिविल इंजीनियरिंग आपके पल्ले नहीं पड़ेगी. आप आंखें बंद करके, जैसे वो कहते हैं ना जी अंतर ध्यान हो जाइए, आप अंतर ध्यान होकर देखो यार बिल्डिंग कैसे बिहेव कर रही है, आपको बातें समझ आने लगेगी. ऑलवेज वेरीफाई थ्योरेटिकल डिज़ाइन विद प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी. कई बार क्या आता है कि जी सॉफ्टवेयर या मैडम से हम बात करते हैं चैट GPT AI आ गई है जी, उसने कह दिया कि जी कॉलम की थिकनेस 60 mm रिक्वायर्ड है. अब आपको प्रैक्टिकली देखना है कि यार 60 mm का कॉलम कैसे हो जाएगा. तो इसीलिए थ्योरी को प्रैक्टिकल साथ भी देखिए. साइट विजिट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ऑब्जर्व एग्जीक्यूशन एरर्स एंड सॉल्यूशन. इसकी मैं आपका एग्जांपल अपनी दे के बताता हूँ कि जब आप साइट विजिट करते हो, मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि अपनी आँख, कान और दिमाग खोल के साइट विजिट कीजिए. मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ. आई वॉज अपॉइंटेड इन दोहा कतर एज ए सेक्शनल साइट इंजीनियर. वो कंपनी में जो ऊपर की पोस्ट थी सभी ब्रिटिशर लोग थे, गोरे लोग थे, और सिविल इंजीनियर को जहाँ से अपॉइंट वो करके ले जाते थे, लेकिन उसको इंजीनियर का काम नहीं देते थे. सो मेरे जब वहाँ सिस्टम लाइक दिस कि जब आपको अपॉइंट किया जाता है वो आपको एक हफ्ता सभी जगह कहते हैं कि आप घूमो फिरो साइट देखिए. सो आई वेंट अराउंड द साइट. लगभग 45-46 डिग्री टेम्परेचर होता था. सी के किनारे थी. मेरे कहा 6 किलोमीटर लंबी, 5 किलोमीटर चौड़ी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर बनने थे. तो मैंने अपना एक कागज़ लिया, पेंसिल ही, उसमें अंदाजे के साथ मैं उसकी साइट प्लान बनाता गया. साइट प्लान बना के यहाँ पावर हाउस बन रहा है, यहाँ ये बन रहा है, ये बन रहा है. तो एक हफ्ते के बाद आई वॉज कॉल्ड बाई द जनरल मैनेजर ऑफ द साइट एंड ही वॉज आल्सो फ्रॉम इंग्लैंड. जैसे उनका सिस्टम होता है कि वो थोड़ा स्नब करते हैं कि ये एग्री कर जाए कि मैं जी इंजीनियर की वजह मेरे को तो तनख्वाह तक मतलब है, जो भी करा लो. सो मेरे को बताने लगा दिस इज़ नॉट इंडिया, यहाँ पर तो स्टैंडर्ड से काम होता है. इवन जो हम ड्राइंग्स रखते हैं दीज आर अपडेटेड. अगर आपकी एक भी ड्राइंग अपडेटेड ना हो तो ISO के मुताबिक आपका कैंसिल हो जाता है. ये एक्शन आते हैं. मैंने उसको सुना. मैं कहा सर जो आपके दफ्तर में ये ड्राइंग्स लगी हैं आर दीज अपडेटेड? ही सेड यस ऑफ कोर्स दीज आर अपडेटेड. मैं कहा सर फिर ये ड्राइंग, कहता दिस इज आल्सो अपडेटेड. मैं कहा सर प्रोजेक्ट गलत बन रहा है जी आपका. ही सेड व्हाई? मैं कहा सर आपने जो पावर हाउस जहाँ दिखाया है ये डीसिल्टिंग चैम्बर के राइट हैंड साइड पे, वन तो लेफ्ट हैंड साइड पे रहा है. वहाँ पर वो एकदम आग बुलाओ, उसने रेंज रोवर गाड़ी उठाई, एकदम स्पीड में मेरे साथ गया. यार वाकई ये. फिर वो वापस आया. देन ही कॉल्ड इज प्लानिंग सेल. दे सेड कि सर ये ड्राइंग पुरानी है जी, हमने ड्राइंग अपडेटेड आपके यहाँ लगाई नहीं थी. सो दिस वॉज टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन दैट प्रोजेक्ट हु वॉज अपॉइंटेड टू वर्क एज ए सिविल इंजीनियर. डेजिग्नेशन मेरा वही था. रीज़न बीइंग कि मैं अलर्ट था, मैंने जाके ये बातें. तो उसके बाद वही जनरल मैनेजर कोई भी बात होती थी तो मेरे को बुला के पहले कहता यार मेरी ड्राइंग एक बार देख ले इशू करने से पहले.
सो अगर हिंदुस्तान के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मेहनती हैं, मैं कई कंट्रियों में गया हूँ, वहाँ उनसे तो हम फार ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो अगर हम अपनी इंटेलिजेंस को ठीक तरीके से लगाएं, अपनी झील के साथ काम करें, तो हमें कोई भी बंदा सरपास नहीं कर सकता। स्टे अपडेटेड विद कोड्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी, रोज़ आती हैं, उनके अपडेटेड रहिए। वैल्यू, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल एथिक्स, जो मैंने आपको बताया, प्रोफेशनल एथिक्स आपको मेरे का पढ़ाते भी हैं सर कुछ एथिक्स के बारे में, गुप्ता जी। थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस इज इनकम्प्लीट, प्रैक्टिस विदाउट थ्योरी इज अनसेफ। गुड इंजीनियर ब्लेंड बोथ। तो ये नहीं है कि थ्योरी नहीं जरूरी, प्रैक्टिस नहीं जरूरी। यू मे मूव फ्रॉम क्लासरूम to career, keep theory and field balanced. One most important point, life can never be enjoyed by theory only. You have to be practical. जीवन के कोई भी तथ्य ले लीजिए, सोशल लाइफ, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, अदर लाइफ, तो जब तक आप प्रैक्टिस को प्रैक्टिकली नहीं होगे तो थ्योरी के साथ आप जिंदगी जी नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच। सो आपकी कोई भी क्वेरीज हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरी रिक्वेस्ट है कि हम और सिंगर्स को उनको तो फटाफट वो फॉलो करके नंबर दे देते हैं, इसमें प्योर टेक्निकल बातें होती हैं, इसको फॉलो कीजिए। एंड कोई भी कभी भी आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, आई हैव ए वेरी गुड लाइब्रेरी आल्सो, आई ट्राई टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन विद इन 24 आवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बट उसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग भी हमारे ऐसे लोगों को उत्साह दीजिए। थैंक यू वेरी मच।